जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम अचीवर्स में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं साइंस फिजिक्स के टॉपिक वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं और जो बहुत ज़्यादा आने के चांसेस है वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। तो इन क्वेश्चनों को मेरे साथ सॉल्व करते जाइए ताकि आपका ये जो टॉपिक है प्रिपेयर हो जाए और आप एग्जाम में इसके एक भी क्वेश्चन छोड़कर ना आए। अभी भी अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? तो क्या होता है फ्रेंड्स प्रतिरोध का मात्रक? सभी को पता होगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ओम, जिसे किससे डिनोट किया जाता है? इस सिंबल के द्वारा। समान आवेशों में होता है इज इक्वल चार्जेस। समान आवेशों में क्या होता है फ्रेंड्स? अगर आवेश समान होंगे मतलब प्लस प्लस होंगे, माइनस माइनस होंगे, तो उनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्शन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पर आकर्षण नहीं होता है, एडेशन फोर्स भी नहीं लगता है, विकर्षण यानी डिस्ट्रैक्शन बोल सकते हैं या फिर प्रतिकर्षण या रिपल्शन आप इसको बोल सकते हैं। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? व्हाट इज द एम्पियर यूनिट ऑफ मेजरमेंट? तो एम्पियर क्या मापने की इकाई है? किसकी इकाई है फ्रेंड्स? एम्पियर। इससे क्या नापा जाता है? विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करेंट। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 1 किलोवाट और इज़ द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट और ये किसके बराबर होता है? इसे एक यूनिट भी कहा जाता है। और ये किसके बराबर होती है? अगर हम जूल में इसकी बात करें तो इसका मान आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ती है। 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो फ्रेंड्स जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध के बारे में आपको ध्यान रखना है कि लेंथ यानी कि लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ पर ये लेंथ है, और टेम्परेचर भी पर भी ये डिपेंड करता है फ्रेंड्स। किस पर डिपेंड नहीं करेगा? फिर ये तापमान हो गया, लेंथ भी हो गई और क्षेत्रफल भी होगा। तो किस पर डिपेंड नहीं करता है? प्रेशर यानी कि दाब पर। फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्यों किया जाता है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ चोक इन फ्लोरोसेंट लैंप? क्या उपयोग होता है फ्रेंड्स चोक का? तो क्यों इसको उपयोग में लाया जाता है फ्रेंड्स? क्योंकि ये क्या करता है कि जो प्रतिरोधकता है उसको कम करता है, रिड्यूसिंग द रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस को क्या कर देता है? कम कर देता है। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? इफ़ द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल फॉल्स टू जीरो। रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो वो फ्रेंड्स वो जो पदार्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा विद्युत का चालक हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है? विद्युत धारा को प्रवाहित होने से रोकता है, उसका कंडक्शन, उसका फ्लो जो है उसको लिमिट कर देता है। लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो करंट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लो होने लग जाएगा उसमें से। तो वो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? सुपर कंडक्टर यानी कि अति चालक। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है? तो मैंने अभी बताया प्रतिरोध जो होता है लंबाई का क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर उसकी लंबाई को आप लंबा कर दोगे मतलब बढ़ा दोगे तो उसका प्रतिरोध भी फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे अधिक से प्रकाश देता है, एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 बल्ब में से एक बल्ब ज़्यादा प्रकाश देता है और एक कम देता है, तो कौन सा कथन सही है? प्रकाश की दीप्ति रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं करती है। दूसरा है दोनों बल्ब में रेजिस्टेंस समान है, अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होता है, या फिर कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा? अधिक प्रकाश वाले जो बल्ब है उसमें रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। इससे क्या होता है कि वो ज़्यादा ऊष्मा देता है यानी कि ज़्यादा प्रकाश देता है। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, द इलेक्ट्रिक मरकरी लैंप रिसाइड्स इन। क्या रहता है उसमें? मरकरी लैंप में जो मरकरी हो कैसे भरा जाता है? पारा। तो उसको किस कम दाब पर पारा उसमें भरा जाता है, मर्क्यूरी एट लो प्रेशर विद्युत मरकरी लैंप में। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन कौन सा है? ये कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी जाता है। तो रेगुलेटर का उपयोग किया जाता है। एमसीबी जो कि लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है। तो एमसीबी सभी के घर में लगा होता है, जैसे ही शॉर्ट सर्किट होती है तो एमसीबी डाउन हो जाती है और घर की लाइट बंद हो जाती है, मतलब जो सर्किट है वो कट हो जाता है। तो ये जो है किस पर बेस्ड होता है? धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत लेपन प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर, या फिर तापन प्रभाव पर? तो ये किस पर काम करता है? धारा के तापन प्रभाव पर। जैसे जैसे ताप बढ़ता है तो उसमें से जो धारा का फ्लो है वो भी क्या हो जाता है? इसमें बढ़ जाता है। धारा का फ्लो बढ़ेगा तो वो एमसीबी डाउन हो जाएगी। 1 वोल्ट के बराबर होता है, तो 1 वोल्ट फ्रेंड्स किसके बराबर होता है? आप सभी को पता है जो वोल्ट है, वोल्ट की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए।
तो फ्रेंड्स वोल्ट किसकी यूनिट है? वोल्ट हमें पता है किसकी यूनिट है? विभवांतर की। और विभवांतर होता क्या है कि किसी भी एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है? विभवांतर होता है। तो W इज इक्वल टू क्या होगा? आवेश गुणित वोल्टेज। ठीक है, ये किया गया कार्य होता है जिसे क्या कहा जाता है? विभवांतर। यहाँ पर V क्या होता है? वोल्टेज होता है। तो ये कार्य बटा चार्ज इज इक्वल टू वोल्टेज। और कार्य का हमें पता है यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल होती है। और ये चार्ज आवेश जो है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। तो जूल पर कूलाम किसकी यूनिट हो जाएगी? वोल्ट की। वोल्ट किसके बराबर हो जाएगा? जूल, 1 जूल पर कूलाम। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब क्या होता है? व्हेन द सोप बबल इज चार्ज। तो सोप बबल को जब चार्ज किया जाता है तो फ्रेंड्स उसमें क्या होते हैं? जो चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि एक जैसे चार्ज जैसे हमने उसे आवेशित किया गया है, प्रतिकर्षित करने से इसका जो आकार है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये क्या हो जाता है? फैलता है। डायनामो एक मशीन है जिसका काम क्या होता है? ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है फ्रेंड्स, और मैक्सिमम पूछा ही जाता है। तो डायनामो क्या काम करता है फ्रेंड्स? यांत्रिक ऊर्जा जो होती है, मैकेनिकल एनर्जी, उसको विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। एक धारावाही चालक संबंधित है। करंट कंडक्टर इज रिलेटेड टू फ्रेंड्स, किससे रिलेटेड होता है? एक धारावाही चालक। उसमें क्या क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? विच डिवाइस इज मेजर टू इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ये धारा को मापने के लिए यूज होता है। ये वोल्ट मीटर को, ओम मीटर का उपयोग किया जाता है रेजिस्टेंस को मापने के लिए। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ में क्या हो जाता है? जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो उसमें क्या होता है? धनावेश हो जाता है। तो वो क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके किस पर निर्भर करता है? द टोटल चार्ज ऑफ चार्ज कंडक्टर। तो फ्रेंड्स जो चार्ज कंडक्टर का आवेश है वो किस पर निर्भर करता है? उसके बाहरी पृष्ठ पर, केवल उसके बाहरी पृष्ठ पर ही निर्भर करता है। ऑन एक्सटर्नल सरफेस, उसके इंटरनल सरफेस से उसे कोई मतलब नहीं होता है। जो उसकी बाहरी सरफेस होती है उस पर जो चार्ज इस तरह से लग जाता है तो किस पर डिपेंड करता है? उसकी बाहरी सरफेस पर। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल संबंधित है। तो दो विद्युत के बीच में लगने वाला जो बल है, ये नियम कौन सा नियम कहलाता है फ्रेंड्स? कूलाम्स लॉ। और वो क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगी। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा? तो अभी ये जो हमने नियम पढ़ा पिछला, कूलाम का नियम, दो विद्युत आवेशों के बीच में लगने वाला बल, उसका फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, जहाँ पर R उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी और दोनों आवेशों की ये आवेश होते हैं। ये होता है कूलाम का नियम, दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल। अब यहाँ पर क्या क्या दिया है इन्होंने? यदि विद्युत आवेशों के मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए तो बल के मान में क्या परिवर्तन होगा? तो हम एक काम करते हैं, K एज इट इज़, ये दो आवेशों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, Q1 Q2 ही रहेंगे, लेकिन इनके बीच की जो दूरी है वो स्टार्टिंग वाली जो दूरी है उसका क्या कर दिया जाए? आधा है। तो ये हम हाफ कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? K Q1 डिवाइड बाई Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, और ये 1/4 हो जाएगा। और ये क्या है हमारा? F। तो F का कितना हो जाएगा? 1/4 यानी कि 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं का आवेशन किनके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? द चार्जिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर। तो किसके ट्रांसफर से स्थानांतरण से आवेशन होता है फ्रेंड? तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यदि आप कार में जा रहे हो और आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करोगे? तो फ्रेंड्स सुरक्षित रहने के लिए इसमें क्या किया जाता है? कार की खिड़कियों को बंद कर लेना चाहिए ताकि वो चार्ज जो है, वो करंट है, वो अंदर ना पहुंच सके। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब उनकी जो मात्राएं होती है उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी r मान ली उसकी व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये नियम क्या होता है? तो मैंने भी बताया ये क्या होता है? F इज इक्वल टू K Q1 डिवाइड बाई Q2 R स्क्वायर, कूलाम का नियम होता है। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? अभी मैंने डेफिनेशन बताई थी कि किसी भी परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है? विभवांतर। तो क्या कहा जाएगा इसको? विभवांतर को। धातु विद्युत की सुचालक होती है, क्यों? क्योंकि उनमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो विद्युत की सुचालक नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं? विद्युत की सुचालकता का कारण होते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत का चालक है? तो फ्रेंड्स सर्वोत्तम विद्युत के चालक सभी है, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी, लेकिन इन सभी में अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा होगा वो चांदी यानी कि सिल्वर। अति चालकता का लक्षण क्या होता है? उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता या फिर अनंत पारगम्यता। तो फ्रेंड्स क्या होता है? उच्च पारगम्यता, हाई परमेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? पारगम्यता का मतलब ये होता है कि वो जाने देता है, तो उच्च पारगम्यता मतलब ये कि वो ज़्यादातर उसमें करंट को जाने देगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा? अति चालक। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं? हुई अमंग फॉलोइंग इज नॉट सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर इन सभी में से कौन सा नहीं है? आर्सेनिक। ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप या फिर अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर मटेरियल। ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड्स ताप बढ़ने पर जो रेजिस्टेंस है, याद रखना आपको, हमेशा बढ़ता है ताप के बढ़ने से, लेकिन जो चालकता होती है, प्रतिरोधकता, वो क्या होती है? कम होती है हमेशा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि विद्युत चालकता घटती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? कॉपर मेनली यूज फॉर इलेक्ट्रिक कंडक्शन बिकॉज इसकी जो प्रतिरोधकता है वो क्या होती है? निम्न होती है। तो इसका राइट आंसर होगा इसकी विद्युत प्रतिरोधकता का कम होना। इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा होता है फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट? एम्पियर। आपस में जुड़ी दो आवेश वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे होती हैं। तो अगर दो वस्तु आपस में जुड़ी है और उनमें विद्युत धारा, उनमें फ्लो करंट नहीं होता है, तो उसका क्या कारण होता है फ्रेंड्स? उसका ये कारण होता है कि वो क्या होती है? समान विभव पर होती है, मतलब उनका जो पोटेंशियल है वो इक्वल होता है। पोटेंशियल जब तक इक्वल होगा उनमें करंट फ्लो नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होने से ही करंट फ्लो होता है। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेट करंट को दिष्ट धारा यानी कि डीसी करंट में किसके द्वारा बदला जाता है? तो फ्रेंड्स ये आपको, ये बहुत क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसके द्वारा इसको बदला जाता है? रेक्टिफायर के द्वारा। विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका क्या कारण है? द रीज़न वाई द वायर इज अर्थन इन इलेक्ट्रिकल फिटिंग। क्यों किया जाता है फ्रेंड्स? क्योंकि यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाती है। शॉर्ट सर्किट होने पर जो करंट है, एक्स्ट्रा करंट हो जाता है, वो कहाँ चला जाए? भूमि में चला जाए, इसलिए उसे भू संपर्कित यानी कि अर्थन किया जाता है। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। अर्थ इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो किसके लिए फ्रेंड्स इसका उपयोग किया जाता है? सुरक्षा के लिए, फॉर सेफ्टी के लिए, क्योंकि जब इलेक्ट्रिकल शॉर्ट होता है तो जो करंट है वो एक्स्ट्रा करंट कहाँ जाएगा, तो उसके लिए हम अर्थ का उपयोग करते हैं। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिए, जो वोल्ट मीटर होता है उसका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत अधिक होना चाहिए, लेकिन आदर्श वोल्ट मीटर का कितना होना चाहिए? असीमित यानी कि इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं, कभी कभी इनफाइनाइट भी ऑप्शन दे देते हैं आपको, तो वो भी करेक्ट होगा। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग होता है। तो एक पॉइंट पर अगर जितनी भी धाराएं मिल रही हैं, I1, I2, I3, इन सभी का योग कितना होता है? 0 होता है। किरचॉफ का नियम कहता है ऐसे ही, इसको किरचॉफ का नियम भी आप कह सकते हो। एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है, यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जाए तो धारा कितनी प्रवाहित होगी? तो हमें पता है ओम्स लॉ से V = IR। यहाँ पर ये 110 दे के रखा है, आई की वैल्यू प्रतिरोध की वैल्यू कितनी? 440 ओम है, तो यहाँ से धारा निकल जाएगी, ये हो जाएगा 1/4 यानी 4 2 8 4 5 20, 0.25 एम्पियर। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं। फैंस, बल्ब एक्सेट्रा आर इंस्टॉल इन हाउसेस। तो यहाँ पर पंखे बल्ब की बात नहीं है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो है घरों में किस क्रम में जोड़ी जानी चाहिए? हमेशा उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ताकि एक भी डिवाइस ख़राब हो तो दूसरी के ऊपर उसका इफेक्ट ना पड़े। सीरीज़ में अगर लगी होगी तो एक ख़राब होगी तो करंट फ्लो बंद हो जाएगा, दूसरे डिवाइस के पास करंट नहीं फ्लो हो पाएगा और सभी क्या हो जाएंगी? बंद हो जाएंगी। इसलिए उनको हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम क्या कहलाता है? तो चालक के सिरों के बीच में विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो V = यहाँ से ये हटाएंगे तो कांस्टेंट लग जाएगा R, ये क्या होता है? ओम का नियम होता है।
यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा। तो फ्रेंड्स हमें पता है प्रतिरोध क्या होता है, रो एल डिवाइड बाय ए। अब यहाँ पर रो एल एज इट इज, ए क्या है पाई आर स्क्वायर लेंगे क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या की बात करी है। एरिया, एक तार क्या होगा इस तरह से उसका शेप होता है, इसलिए उसका जो क्षेत्रफल होगा वो सर्कल के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर रो एल एज इट इज लिख देते हैं पाई। त्रिज्या को इन्होंने कहा है कि आधा कर दीजिए, आधा कर देते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, रो एल पाई, ये हो जाएगा आर, और ये 4 बन के ऊपर चला जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। तो ये क्या था हमारा स्टार्टिंग वाला प्रतिरोध, उसका कितना हो गया फ्रेंड्स, ये 4 गुना हो जाएगा। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। तो फ्रेंड्स ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, प्रतिरोध को, धारा को, वोल्टता को, या फिर धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक कितना होता है। तो फ्रेंड्स विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, ये हमको पता है आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाय ए। तो ये जो है रो, इसे कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। तो अगर हम इसको इस तरह से देखें आर ए डिवाइड बाय एल, तो इसका हमें यहाँ से मात्रक मिल जाएगा, ये ओम होता है, ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर, तो कितना मिला, ओम मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा, ओम मीटर। एक तार की लंबाई एल मीटर है तथा तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L मीटर कर दी जाती है, तो तार के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या देके रखा है, लंबाई जो है वो क्या कर दी गई है, एल डैश डबल कर दी गई है। तो सब हमें पता है कि जो तार है, तार की लंबाई बढ़ जाएगी लेकिन उसका जो आयतन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उसका जो आयतन है, मतलब पहले वाले तार लंबाई बढ़ाने से पहले वाले का आयतन और लंबाई बढ़ाने के बाद का जो आयतन है, आयतन क्या होता है, एरिया गुणित लेंथ, ये होता है आयतन। ठीक है, तो पहले वाले का आयतन और बाद वाले का आयतन बराबर ही होगा। तो यहाँ से A1 डिवाइड बाई A2 की वैल्यू निकलेगी, वो कितनी निकलेगी, L2 डिवाइड बाई L1। और इन्होंने कहा है कि जो लंबाई है L2 है वो पहले वाली लंबाई की क्या हो जाएगी, डबल करना है, मतलब 2L1 L1। तो A1 डिवाइड बाई A2 की वैल्यू कितनी निकली, 2 डिवाइड बाई 1। अब हमें पता है कि प्रतिरोध क्या होता है, R रो L डिवाइड बाई A। अब यहाँ पर R1 और R2 का, तो ये रो L1 A1 रो L2 A2, रो से रो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर L1 डिवाइड बाई L2 इंटू A2 डिवाइड बाई A1 की वैल्यू मिलेगी। और L1 डिवाइड बाई L2 हमें यहाँ पर लेंथ जो है वो उसकी कितनी है, डबल कर दी गई, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2। और A2 डिवाइड बाई A1 की वैल्यू कितनी है, 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 1/4। तो R2 की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें यहाँ पर, 4R1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले का 4 गुना हो जाएगा। इसको कहीं कहीं पर दुगना भी कर दिया गया है, तो ये मत करिएगा कि आप लिख दोगे कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ का प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ को डबल कर दी, रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, दुगना हो गया, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। एरिया को भी इंक्लूड करके इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। विद्युत अपघट्य की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आयश के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम कौन सा है फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स कौन सा नियम है, फैराडे का विद्युत अपघट्य संबंधित प्रथम नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या कहलाता है, तो विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये नियम तो ओम का नियम है, लेकिन ओम के नियम की कंडीशन आपको याद रखनी है फ्रेंड्स कि इसमें जो ताप है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ताप पूरा जो वायर है, जो भी चालक है उसका सेम होना चाहिए। अगर ताप बढ़ जाएगा तो ये ओम का नियम लागू नहीं होता है। इसलिए कौन सा नियम है, ये ओम का नियम। फेराडे का नियम संबंधित है, तो फ्रेंड्स फेराडे का जो नियम है, इलेक्ट्रोलिसिस का रूल नियम है, वो जो किससे संबंधित है, विद्युत अपघटन से, यानी कि बाय इलेक्ट्रोलिसिस टू द इलेक्ट्रोलिसिस। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने इलेक्ट्रिसिटी के 50 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। वो वीडियो को पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूले ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड्स इसके और भी क्वेश्चन छूट गए हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गए हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।